ग्लोबल जो माहौल है उसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। आपके लिए स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। ET9 और ET9 स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा के लिए। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे कमेंट यही चाहेंगे, देखिए ग्लोबल कहानी थोड़ी सी डेटोरेट हो रही है। हम देख रहे हैं कि जापान में बाजार बहुत तेजी से गिर रहे हैं, यूएस में मंदी की आशंका है, उधर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ईरान, हिजबुल्लाह, इजरायल, ये तमाम चीजें चल रही हैं। आपको सर क्या लगता है कि हमें अपनी ही इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर भरोसा करनी चाहिए और जो भी डिप्स है उसका बाइंग अपॉर्चुनिटी उसमें देखनी चाहिए, या फिर थोड़ा सतर्क होने का समय आ गया है? देखिए अभिषेक, इस मार्केट में दो बड़े इवेंट हुए थे जहां पर आपने अगर बुरी खबर को लिया तो आपको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला था, इलेक्शन के दिन और बजट के दिन। मगर आज आपको गिरावट है, इस लेग की गिरावट में आपको खरीदारी फर्स्ट फॉल में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो लोकल इवेंट्स थे वो लोकल इवेंट्स की वजह से मार्केट गिरा था, ग्लोबल इवेंट्स नहीं थे, और उनकी वजह से अगर आपने खरीदारी करी तो आपको ग्लोबल स्ट्रेंथ और लोकल लिक्विडिटी की वजह से मार्केट में उछाल देखने को मिला। मगर ये जो ग्लोबल वीकनेस इस समय आ रही है, ये कितने दिन चलेगी, कहाँ तक चलेगी, बिकॉज देखिए सब चीज़ें एक साथ हो रही हैं। उन फैक्टर्स में मैं दोबारा नहीं जा रहा हूँ, मगर जब रिस्क ऑन मोमेंट आता है तो रिस्क ऑन मोमेंट एक काफ़ी समय तक रह सकता है। तो इस समय वो कहते हैं ना जी, कंपल्शन टू बाय वाली जो फीलिंग चल रही थी, भाई बुरे दिन में लेते जाओ, अच्छे दिन तो चल ही रहे हैं, मुझे लगता है कि वो थ्योरी आपको थोड़ा इस समय सोचकर समझकर मार्केट के अंदर ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर जब ग्लोबल इवेंट्स की वजह से सेल ऑफ आता है तो वो उसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट काफ़ी डिस्ट्रप्टिव हो सकता है। बुल मार्केट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मगर जब बुल मार्केट में करेक्शन आता है तो बुल मार्केट के अंदर करेक्शन काफ़ी सैवेज आता है, काफ़ी ज़बरदस्त आता है और काफ़ी ज़्यादा फोर्स से आता है। दूसरा, इस मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यूएशंस के इस समय नहीं है। अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, अगर आप देखिए वैल्यूएशंस महंगे हैं और एफआई की सेलिंग चल रही है, तो जो फ्लोज हैं उनकी वजह से मार्केट ऊपर चल रहा है। फ्लोज हमेशा परफॉर्मेंस को चेस करती हैं, जो परफॉर्मेंस है मुझे लगता है सस्टेन नहीं होगा। तो इस मार्केट के अंदर सावधानी से ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। शायद हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, इस बुल मार्केट के अंदर अगर आपने मेहनत से पैसा बनाया तो इस समय कैपिटल प्रिजर्वेशन का मोड है, ना कि कैपिटल को इस समय कमिट करने का। बिकॉज इस मार्केट के अंदर आपने, मैं दोबारा बोलूँगा, पिछले दो बड़े लोकल झटके जब लगे थे, अगर आपने मार्केट में खरीदारी करी तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी वो, मगर इस समय ग्लोबल करेक्शन के अगेंस्ट में अगर आप जाएंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सावधान ज़रूर रहना है। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। मेरा सीधा सवाल ये है कि अब जब अर्निंग्स, हमने मेजॉरिटी ऑफ द निफ्टी अर्निंग्स हम उससे पार हो चुके हैं, तो ऐसे में जो गिरावट के मौके हैं, कोई ऐसा स्टैंड आउट सेक्टर या खेमा है जहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाने का सोचना चाहिए? और क्योंकि ओवर द वीकेंड SBI के भी नंबर्स आए, तो क्योंकि हम देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में लगातार वीकनेस है, उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, इस गिरावट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है? इस गिरावट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आ रहा है वह हमें देखने को मिल रहा है कमोडिटीज़ में। कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आती हैं। इंडिया में कमोडिटी कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स कम है, और अगर कमोडिटी की कीमतें नीचे आती हैं तो जाहिर है उसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा FMCG कंपनीज़ के अंदर, ऑटो कंपनीज़ के अंदर और ऐसी कंपनीज़ के अंदर जहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। हमने पिछली तिमाही के में देखा था, मैं वीकेंड पे ब्रिटानिया के नंबर देख रहा था, रॉ मटेरियल कॉस्ट इस समय इशू है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रोथ नहीं है, मगर जहाँ पर गिरावट आ रही है उसका सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा? मॉनसून अच्छा है, इन्फ्लेशन की कंसर्न्स कम हो जाएगी, और कमोडिटी में जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उसका सीधा बेनिफिट मिलता है रॉ मटेरियल के अंदर। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है, क्योंकि आप उनको डिफेंसिव्स बोल सकते हैं, कमोडिटी बेनिफिशरीज बोल सकते हैं, अच्छे मॉनसून की वजह से बेनिफिशरीज बोल सकते हैं, एक बार ट्रेड ज़रूर मुझे इस बाजार में दिख रही है। अगर कमोडिटी के अंदर बड़ा बेयर मार्केट टाइप आता है, कुछ लंबे समय तक कमोडिटी में गिरावट आती है, तो फिर उसका इम्पैक्ट सिक्लिकल्स के अंदर, उन कंपनीज के अंदर आएगा जो कि कमोडिटी सेक्टर के लिए मशीन बनाती हैं, सामान बनाती हैं। पर आई डोंट थिंक वी आर देयर येट। इस मार्केट फॉल में मुझे अभी भी लगता है कि PSUs में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि इस मार्केट के अंदर खास करके SME स्टॉक्स में ना जाएं, उसके अंदर भी मुझे लगता है कि इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो ग्लोबल रिलेटेड जो भी सेक्टर्स को नुकसान होगा, लोकल कौन से सेक्टर्स है जिनको बेनिफिट होगा, उन पे नजर रखिए। ठीक है निकुंज सर, एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल आपसे होगा, क्या IT पर आपका जो स्टांस है वो ठीक है?
मतलब डेस्पाइट की जो भी यूएस में स्थितियां बन रही है, जो मंदी की बातें हो रही है, बावजूद उसके आईटी पर बुलिश रहना चाहिए। और दूसरी चीज मेटल, क्या वहां पर भी सतर्क रहना है? मेटल में सतर्क ज़रूर रहना चाहिए, बिकॉज जो सेलिंग आई है वह काफ़ी मेटल्स में आई है, और जाहिर सी बात है नियर टर्म के अंदर मेटल प्राइसेस नीचे जाएंगे तो स्पॉट प्राइसेस होती है वो नीचे जाएंगे। एक कमोडिटी कंपनी के लिए अंदर जो स्पॉट होता है वो करीब 25 से 30% ऑफ द टोटल बुक होता है, किसी का 15 होता है, मगर सीधा है उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। देखिए फर्स्ट फॉल के अंदर सब एक साथ नीचे जाता है, फिर मार्केट डिफ्रेंशिएट करने लगेगा, फिर मार्केट बोलेगा जी हिंडाल्को के अंदर, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, हिंडाल्को उदाहरण की बात करते हैं। अरे जी एलुमिनियम के प्राइसेस नीचे हैं मगर कोल प्राइसेस भी नीचे हैं, तो एलुमिनियम के गिरने से जो नुकसान है कोल के गिरने से इतना बड़ा नुकसान नहीं है, मगर वो अभी हम उस स्टेज पे नहीं है। अभी तो देखिए कमोडिटी सब गिर रहे हैं, तो कमोडिटी जितने भी ग्लोबल फेसिंग कमोडिटी प्लेयर्स हैं उनसे दूर रहिए। सेकंड, ये जो रिसेशन आ रहा है अभिषेक, मतलब ये जो गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में आ रही है, इसका सीधा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता आईटी पे पड़ेगा, बिकॉज इंडियन आईटी कंपनीज की जो कंसर्न्स हैं वो अलग हैं, वो हैं एआई को लेकर के, वो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी, तो मुझे सीधा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। एक और आंकड़ा शायद आप लोग ने बात भी करी हो, बफेट साहब ने एप्पल में अपनी स्टेक आधी कर दी है, और बर्कशायर हैथवे के अंदर वो $270 बिलियन कैश पर बैठे हैं। हिंदुस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन है और बफेट साहब के पास 270 बिलियन है, तो सोचिए कितनी बड़ी कैश किटी पर वो बैठे हैं। और जो इंसान सालों की बातें करता है, उसने अगर एप्पल में 50% होल्डिंग कम करी, और एक छोटा मूव नहीं है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स विच ही सडनली मूव्ड फ्रॉम $170 और $180 बिलियन कैश टू $270, 50% एप्पल की होल्डिंग उन्होंने कम कर दी है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी विश्व के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर की मार्केट को लेकर के क्या राय है? ठीक है निकुंज सर, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से और जो नतीजे आए हैं उस पर जरा फिर से फोकस करते हैं। डिवीज लैब हमने देखा है कि ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ ये शेयर दिखा है। शुक्रवार को भी 1% के आसपास की तेजी थी शेयर में। नंबर्स थोड़े से इसके मिक्स्ड दिख रहे हैं। रेवेन्यू में हालांकि 19% का उछाल है, प्रॉफिट 20% बढ़ी है, मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है 1% के आसपास। डिवीज पर प्रशांत जी आप जरा व्यू दीजिए, आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है शेयर का? तो अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पैटर्न स्ट्रांग है, ब्रेकआउट स्ट्रांग है, बट चेज नहीं करना चाहिए। ये एग्जिस्टिंग लेवल आपके पास अगर ये स्टॉक हो, हम ऑलमोस्ट 5000 के ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग रेंज में क्लोज हुए थे, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 4050, 4940। यहाँ पे एक बार मुझे लग रहा है प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, उसके बाद डिप के लिए वेट कर सकते हैं। अभी काफी स्ट्रेच लग रहा है। ठीक है, डिवीज को लेकर ये व्यू। जेके टायर के नंबर ठीक ठाक आए हैं और हमने देखा है कि ये सेगमेंट में तमाम स्टॉक्स आपको पिछले दिनों चलते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर हम रेवेन्यू की बात करें वहां पर 2% के आसपास की गिरावट जरूर दिखेगी, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पर नंबर तगड़े हैं। 37% का हम उछाल देख रहे हैं प्रॉफिट में, और मार्जिन भी करीब करीब 1.5% के आसपास एक्सपैंड किया है। जेके टायर, मितेश जी इसके जरा चार्ट चेक कीजिए, और अगर आपको टायर में कोई दूसरा शेयर अगर बेहतर लग रहा है तो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। 1 2 3 डेफिनेटली। देखिए अगर जेके टायर की यहाँ पे बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर एक डमी हाई गिरा था ऑन 19 जुलाई 2024 511 का। उसके बाद वो सस्टेन नहीं हुआ, और लास्ट वीक भी और करंट वीक भी अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली 450 का लेवल है जो वो सस्टेन नहीं कर रहा है, और 459.30 का जो करंट वीक का लास्ट वीक का हाई था वो भी क्रॉस नहीं किया है। तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन विद इन दिस जो स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें वो है बालाकृष्ण इंडस्ट्री का। अगर आप बालाकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो वीकली चार्ट के ऊपर फॉर द लास्ट वीक, फॉर द वीक एंडिंग 26 जुलाई 2024 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। 3280 का क्लोज था, और 3200 का जो उसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज दिया है कंटिन्यूअसली। उसके ऊपर लास्ट वीक भी क्लोज स्टॉक ने दिया है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि आई थिंक एक बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन आज अगर लोअर लेवल्स के ऊपर मिलता है तो लेना चाहिए। अराउंड 3220 3230 के जोन में अगर मिलता है तो लेना चाहिए। और यहाँ पे अभिषेक जी आपका जो टारगेट रहेगा इवेंचुअली 3400 3500 का रहेगा। तो विद इन द एंटायर टायर स्पेस अगर
बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में कोई स्टॉक है तो हमारे हिसाब से वो बालाकृष्ण इंडस्ट्री यहाँ पर डेफिनेटली आपकी बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन पे नजर होनी चाहिए। टायर काउंटर्स में बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पे नजर जरूर रखें। निचले स्तरों पे यहाँ पे खरीदारी करने की राय जरूर बनती हुई दिख रही है। पर चलिए